Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 2 of chapter number 14 respiration in the plant. Previous session के अंदर हमने डिस्कस किया था respiration से related introduction, respiration का definition, respiratory substrate क्या है. ये सेशन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है डू प्लांट्स ब्रीथ. प्लांट ब्रीदिंग करते हैं कि नहीं करते. सो ब्रीदिंग का मतलब आपको मैंने प्रीवियस सेशन के अंदर भी बताया था, गैसेस का एक्सचेंजेस. सो वेल द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट. अब ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते. यस, प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन टू अकर एंड दे गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड. बट ये कंडीशन मैंने आपको बताई है रेस्पिरेशन की, कि उनको ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, और रेस्पिरेशन के टाइम पे वो क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. बट अगर फोटोसिंथेसिस की बात आप बोलो तो कंडीशन पूरी की पूरी रिवर्स होगी. तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो CO2 लेगा और क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन. Hence plant have a system in place that ensure the availability of oxygen. अब obviously respiration करना है तो प्लांट को फोटोसिंथेसिस नहीं, बट रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उसके पास ऐसे सिस्टम होगी जो सिस्टम के थ्रू उसको ऑक्सीजन अवेलेबल हो सके. सो प्लांट अनलाइक एनिमल्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज. अब एनिमल्स की तरह प्लांट के पास कोई भी स्पेशलाइज्ड गैस को एक्सचेंज करने के लिए ऑर्गन्स नहीं है. बट हाँ, प्लांट्स हैव अ स्टोमेटा, हैव अ लेंटिसल्स, इवन रूट हेयर्स. सो रूट हेयर्स ले लो, स्टोमेटा ले लो, लेंटिसल्स ले लो. गैस को एक्सचेंज करने के लिए ये नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्लांट्स के पास होते हैं. नाउ देयर आर दी सेवरल रीजन व्हाई प्लांट्स कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन. अब मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है फिर भी प्लांट अपना गैसेस एक्सचेंज इजीली कर लेता है. उसके पीछे के कुछ रीजन है. रीजन नंबर 1, each plant part takes care of its own gas exchange need. रूट, स्टेम और लिफ, तीनों ऑर्गन अपना अपना जो गैस का एक्सचेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने अपने तरीके से ही परफॉर्म करेंगे. जैसे लीफ स्टोमेटा के थ्रू, स्टेम लेंटिसल के थ्रू, रूट हेयर्स के थ्रू. सो वेरी लिटल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर पार्ट. अब रूट से स्टेम, स्टेम से लीफ, लीफ से रूट, कभी भी ज़्यादातर गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना होता ही नहीं है. और अगर गैस को ट्रांसपोर्ट भी करना है तो एकदम लिटिल डिस्टेंस होगा. तो ये पहला रीज़न हुआ. रीज़न नंबर 2, सेकेंड, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैस एक्सचेंज. अब प्लांट आपको पता है कि मोबाइल नहीं है, इमोबाइल स्टेज में है. तो इमोबाइल मतलब वो मूव ही नहीं होने वाला है. तो जो मूव नहीं होता है उसको ज़्यादातर एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती. अब जितनी एनर्जी कम उतना गैस की ज़रूरत कम पड़े. सो सेकेंड, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर द गैस एक्सचेंज. एज लाइक दैट रूट, स्टेम एंड लीव्स रेस्पायर एट रेट्स फार लोअर देन एनिमल. भाई एनिमल के कंपेरिजन में रूट, स्टेम और लीव गैस का जो एक्सचेंज है वो एकदम स्लो स्पीड से करते हैं. Only during the time of photosynthesis are large volume of gases exchanged, and each leaf is well adapted to take care of its own needs during this period. हाँ, गैस का एक्सचेंज का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा कब होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खाली लीफ की है. सो लीफ के पास ऐसा स्पेशलाइज टाइप्स का एडेप्टेशंस है टू टेक केयर ऑफ ओन नीड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो उस टाइम पे लीफ अपना खुद का नीड्स जो है वो इजीली एडेप्ट कर लेता है. सो व्हेन सेल्स फोटोसिंथेसाइज, जब सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उस टाइम पे अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दी सेल सिंस O2 इज रिलीज्ड विद इन द सेल. अब आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे CO2 लिया जाता है और रिलीज़ क्या होगा, O2. और रिलीज़ होने वाला O2 ही उसको किस में काम लग जाएगा, फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन.
सो ये था सेकेंड रीजन. एंड रीजन नंबर 3, थर्ड, द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज एंड बल्कि प्लांट इज नॉट अग्रीड. तीसरा रीज़न ये है कि गैसेस को डिफ्यूज़ करने का जो डिस्टेंस है वो बड़े बड़े प्लांट्स, थीकर प्लांट्स, बल्कि प्लांट्स के अंदर देखो तो वो शायद ज़्यादा हो सकता है. तो उसके पीछे का सोल्यूशन क्या है? सो ईच लिविंग सेल इन अ प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लांट. जितने भी लिविंग सेल्स है प्लांट के अंदर ज़्यादातर प्लांट की सरफेस की नियर में ही होते. पर ये तो खाली किसके लिए ट्रू है? लिव्स के लिए. स्टेम की बात करो, रूट्स की बात करो तो उनके पास तो बहुत सारे सेल्स अंदर भी होंगे. सो यू मे आस्क, बट व्हाट अबाउट द थिक वुडी स्टेम एंड रूट्स? चलो, लीफ के पास तो सरफेस के ऊपर सेल्स होंगे, इजीली गैस का एक्सचेंजेस हो सकता है. बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द वुडी स्टेम एंड रूट्स, तो उनके लिए क्या? तो स्टेम्स के अंदर सम नंबर ऑफ लिविंग सेल्स. लिविंग सेल्स में नाम आएगा पैरेन्काइमा, आपको ऑलरेडी पता. So in the stem, parenchyma living cells are organized in thin layers inside and beneath the bark. bark के नीचे पैरेन्काइमा के जो लिविंग सेल्स है वो एक स्ट्रक्चर्स में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और उनके ओपनिंग को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है लेंटिसल्स. तो वुडी स्टेम के अंदर ये लेंटिसल्स का काम क्या है? गैस को एक्सचेंज करना. सो ये लेंटिसल के बाद जो भी सेल्स होंगे, सेल्स इन द इंटीरियर आर डेड. इसके नीचे जो भी सेल्स होंगे वो सब डेड होंगे और डेड सेल का एक ही काम होता है, इट प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ देने का काम करेगा. सो मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ प्लांट हैव एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ एयर. सो जितने भी ज़्यादातर नंबर ऑफ सेल्स है प्लांट, एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद द एयर. तो जितने भी नंबर ऑफ सेल्स हैं जिनके पास फैसिलिटी है वो ज़्यादातर सरफेस के ऊपर ही रहेंगे ताकि एयर के साथ इजीली वो क्या हो सके, कांटेक्ट में हो सके. सेकेंड थिंग, दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द लूज पैकिंग ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स इन लीव्स. अब लीव्स के अंदर पैरेन्काइमेटस सेल्स का एकदम लूज अरेंजमेंट होगा. स्टेम की बात करो, रूट्स की बात करो, तो ये तीनों के अंदर पैरेन्काइमेटस सेल्स का लूज पैकिंग होने की वजह से विच प्रोवाइड एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेसेस. कि भाई एयर स्पेस, अब सीधी सी बात है, दो सेल के बीच में गैप है तो उसे बोला जाता है एयर स्पेस. तो ये जितने भी सेल्स के बीच में गैप है वो सभी के सभी नंबर ऑफ सेल्स ये एयर स्पेसेस के नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे. सो एज अ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, मैंने आपको प्रीवियस सेशन के अंदर भी बताया था कि भाई हम लोग ग्लूकोज, सो ग्लूकोज इज कंसिडर्ड एज अ वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो ये कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट कंब्यूशंस, सो कंप्लीट कंब्यूशंस और वी कैन से दैट ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज विच प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ एंड प्रोडक्ट. And else energy most of which is given out as a heat. तो जब भी ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन बोल रहा हूँ मैं, इनकम्प्लीट नहीं बोल रहा हूँ. सो व्हेन कंप्लीट कंब्यूशन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विच प्रोड्यूस अ CO2 एंड H2 एज अ एंड प्रोडक्ट, एंड जितनी भी एनर्जी मिलती है उसमें से ज़्यादातर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो जाती है. बट कंडीशन क्या है? तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कंपलसरी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तभी जाकर के ये प्रोसेस होगी. सो ग्लूकोज को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ते हो, देन एज अ एंड प्रोडक्ट वी गेट अ 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड एनर्जी, एंड बहुत सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है. Now if this energy is to be useful to the cells, समझ लो ये एनर्जी सेल के लिए यूजफुल है, then it should be able to utilize it to synthesize other molecules that the cell require. तो ये एनर्जी को यूटिलाइज करके सेल दूसरे कंपोनेंट बनाएंगे, दूसरे मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज करेगा, प्रिपेयर करेगा, जिसकी एक्चुअल में सेल को ज़रूरत होगी. सो द स्ट्रेटेजी दैट द प्लांट सेल यूजेज इट टू कैटाबोलाइज. कैटाबोलाइज मतलब है ब्रेक करना, तोड़ना.
So strategy that the plant cell uses it to catabolize the glucose molecule in such a way that not all the liberated energy goes out as a heat. अब प्लांट के पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कैटाबोलाइज ब्रेकडाउन तोड़ने का एक ऐसा वे है, रेस्पिरेटरी पाथवे है, जिसके थ्रू लिबरेट होने वाली एनर्जी, रिलीज होने वाली एनर्जी सभी की सभी हीट के फॉर्म में लॉस न हो. सो की इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन अ वन स्टेप. पॉइंट यही है कि ग्लूकोज को आप एक स्टेप में ना तोड़ो. एक स्टेप में तोड़ोगे तो जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी. बट इन सेवरल स्मॉल स्टेप्स enables some steps to be just large enough such that the energy released can be coupled to ATP synthesis. तो एक स्टेप की जगह पे आप छोटे छोटे नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर ये ब्रेकडाउन को डिवाइड कर दो, ताकि जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन हम लोग क्या प्रिपेयर करने के लिए कर लें, एटीपी का सिंथेसिस. सो हाउ दिस इज डन इज एसेंशियली द स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन. तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें ग्लूकोज को कैसे तोड़ना है, स्टेप बाय स्टेप. अब अगर आपको ग्लूकोज को स्टेप बाय स्टेप तोड़ना हो तो वही तो रेस्पिरेशन का पूरा स्टोरी है कि भाई आप ग्लूकोज को स्टेप बाय स्टेप तोड़ दो, लास्ट में CO2 और H2O तक जाओ और बहुत सारी एनर्जी अगर मिल जाती है तो वही पूरा रेस्पिरेशन हो जाए. सो एज आई अर्लियर सेज दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या यूटिलाइज होता है, oxygen is utilized and CO2, water and energy are released as a product. तो आप लोगों को ये इक्वेशन फिर से दिख रहा है. एक ग्लूकोज को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी एज अ एंड प्रोडक्ट आपको मिलेगा. सो द कंब्यूशन ब्रेकडाउन रिएक्शंस रिक्वायर्ड ऑक्सीजन. अगर आपको ग्लूकोज कंप्लीटली तोड़ के CO2, वाटर, एनर्जी चाहिए तो आपको कंपलसरी एज अ सबस्ट्रेट, एज अ कैटलिस्ट ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी. बट सम सेल्स विच आर लीव वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल. थोड़े बहुत सेल्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. सो कैन यू थिंक सच सिचुएशन एंड ऑर्गेनिज्म वेयर ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल. बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो ही नहीं. वो एरिया को बोला जाता है एनएरोबिक एरिया, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है ही नहीं. सो दिस सेल्स आर सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट द फर्स्ट सेल ऑन दिस प्लैनेट lived in an atmosphere that lacked oxygen. So this are sufficient reason. यही एक sufficient reason है to believe that the first cell on the planet which are lived in an atmosphere is lack the oxygen. तो सबसे पहला सेल जो प्लेनेट के ऊपर लीव कर रहा था उस टाइम पे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं थी. Even among present day living organism, we know of several that are adapted to anaerobic condition. तो आज भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एनारोबिक कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं. मतलब विदाउट ऑक्सीजन अपने आप को ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने के लिए कैपेबल है. सो उसके थोड़े से एग्जांपल्स आपको मैंने दिए हुए हैं. सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म आर फैकल्टेटिव एनारोब्स. फैकल्टेटिव का मतलब है ऑप्शनल, कि उनको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो तो भी चलता है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना हो तो भी वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स है LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ब्यूट्रिक एसिड बैक्टीरिया, तो वो है फैकल्टेटिव एनारोब्स. While in other, requirement for anaerobe condition is the obligate. Compulsory ऐसे organisms without oxygen वाले एरिया में ही अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि उसका एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रीडिया. सो इन एनी केस, फिर चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो, all living organism retain the enzymatic machineries to partially oxidize glucose without help of oxygen. सो कोई भी केस हो, कोई भी केस मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो या ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन ऑब्टेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड ब्रेक डाउन ग्लूकोज विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन.
तो पार्शियली जब भी हमें ग्लूकोज को तोड़ना हो तो हमें कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ब्रेकडाउन पर कैसा, पार्शियल, ये वर्ड आपको ऑलवेज याद रखना। पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, तो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, देन वी कैन से दैट एक के पास कार्बन के नंबर कितने होंगे, 3। सो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड एज अ ग्लाइकोलाइसिस। सो नेक्स्ट सेक्शन से हम लोगों को रेस्पिरेशन की जो स्टोरी स्टार्ट करनी है, तो रेस्पिरेशन की स्टोरी में सबसे पहला रिएक्शन आता है ग्लाइकोलाइसिस। सो ग्लूकोज का स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करने की बात हुई है। सो पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड एज अ ग्लाइकोलाइसिस। So this all are related with the general introductory part of respiration. Thank you very much. Jai Hind.